चलिए स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टार्ट है। तो टॉपिक इज नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक का ही लास्ट चैप्टर ये समझिए। इसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगी। टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी 2 और 3 क्वेश्चन कंपल्सरी एग्जाम में मिलेंगे। देखो आपने कभी केमिस्ट्री में ना कुछ इस तरह से कंपाउंड्स को कभी देखा होगा, लाइक K4FeCN होल 6, एक बड़ा फेमस कंपाउंड है। लाइक AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ठीक है, आपने कभी ऐसे कंपाउंड्स ऑब्जर्व किए होंगे। NiCO होल 4। देखो जितने भी ये कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इन सबको ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। देखो इन सब में क्या कॉमन होता है, आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेगी इन सब के अंदर। एक तो आपको ना ये स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ध्यान देना, देखो यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट है। ये सब जो इनकी पहचान है एक तरह से, आप इस स्क्वायर ब्रैकेट से ना कंफर्म कर सकते हो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक जनरल परसेप्शन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो मैं बता दूंगा आपको। इन कंपाउंड्स में एक इंटरेस्टिंग बात और होती है, ये जो मेटल एटम है ना, हम इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सेंट्रल, ये कंपाउंड के सेंटर में बैठे होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उनके अंदर क्या खास बात होगी, ये आपको जनरली ना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। देखो हमारा पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली जितने भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर आपको ना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। आपने डी एंड एफ ब्लॉक स्टडी कर लिया होगा, मे बी इससे पहले आता है। यस सर। तो आप देखना उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ही आते हैं। जैसे देखो आप आयरन डी ब्लॉक में है, सिल्वर डी ब्लॉक में है, निकल डी ब्लॉक में है, सब डी ब्लॉक के मेंबर। तो यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। अभी करेंगे शुरू में, लेक्चर्स करेंगे सारे के सारे। एक इंटरेस्टिंग बात और होगी, देखो ये कोऑर्डिनेशन वर्ड कहां से है। देखो जैसे यहाँ पे सेंटर में आयरन बैठा हुआ है, तो इस आयरन को ना 6 साइनाइड ने घेर रखा है। और पता है इसके साथ क्या बना रखा है उन्होंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्या स्टैब्लिश हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा, दैट्स वेरी क्रूशियल। ऐसे अगर यहाँ पे निकल है, इसको 4 कार्बोनाइल ने घेरा हुआ है, तो उसके साथ क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो आ रहा है समझिए, मतलब ये तो बाउंड टू हैपन है ही है। किसी को भी देख लो आप, एग्जैक्टली यहाँ पे सिल्वर बैठा है, इसको 2 अमोनिया मोलिक्यूल ने घेर रखा है, और दोनों अमोनिया इसके साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो इसे क्लियर। ठीक है, तो ये बाउंड टू हैपन है, ये होना ही होना है। तो अब यहीं से चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, करेंगे बिगिनिंग। आप एक काम करिए, पहले कुछ एग्जांपल्स हाईलाइट कर लेंगे, इनको हाईलाइट कर लो आप। इसके बाद में बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक बार आप हाईलाइट करो। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन वर्ड ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आया। जो कोऑर्डिनेशन वर्ड का ओरिजिन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सेंट्रल मेटल एटम और ये जो बाकी स्पीशीज है इनको लिगेंड्स कहते हैं, लाइगेंड्स भी कह देते हैं। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। अब जस्ट ये एग्जांपल्स हाईलाइट कर लो। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो रहेगा ना, मेजोरिटी डी एंड एप्लॉग एलिमेंट्स की रहेगी, उन्हीं का होल्ड है इस चैप्टर के ऊपर।
देखो, द टर्म द टर्म कोऑर्डिनेशन द टर्म कोऑर्डिनेशन is due to is due to the term coordination is due to coordinate bond between central metal atom and ligands. The term coordination is due to coordinate bond coordinate bond between coordinate bond between central metal atom and ligands. Central metal atom and ligands. Coordinate bond between central metal atom and ligands. Clear हो गया? Next important point. देखो, majority of such compounds are formed by D and F block elements. बोलिए मत, बीच में कौन बोल रहा है ऐसे? Majority of such compounds are formed by D and F block elements. Majority of such compounds are formed by D and F block elements. This is an important line for you. एक एमसीक्यू बनता है कि यहाँ पे होल्ड किनका है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो, आपके सामने प्रूफ भी है. आयरन भी डी ब्लॉक का मेंबर है, सिल्वर भी डी ब्लॉक का मेंबर है, निकल भी डी ब्लॉक का मेंबर है. तो मेजोरिटी ऑफ सच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब देखो, इसके पीछे रीजन है. पता करो, हमारी गाइड से हमने तो कर दिया फॉर्म क्लियर वाला, तो उन्होंने लगाने लगा. अच्छा नहीं करो, पेमेंट मेरे यहाँ से मिल गई. मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है उससे. हाँ, तो आप एक बार पता करो. उन्होंने वो तो करा दिया से मिल गई. मेरी ब्रांच से कर दिया, परसों कर दिया. नहीं तो बोलो चेक लगा है ना, चेक लगा नहीं थे दोबारा. मेरी ब्रांच ने सारा चेक क्लियर कर दिया. वो कह रहे चेक लगाओ दोबारा, एक बार चेक लगा नहीं थे दोबारा. हाँ, वो परसों वाली बात ही कर रहा हूँ, पीटी कर. ओके, देखो, मेजोरिटी ऑफ सच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो, अब इसका रीजन क्या है? देखो, इसके तीन रीजन होते हैं. देखो, ध्यान देना सब लोग. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा क्यों करता है? ये शायद उस चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा. एक तो जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनके साइज स्मॉल होते हैं. उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और उनके पास ना वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. देखो, जरा ध्यान देना. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए ना, ये तीनों कंडीशंस होना जरूरी होता है. देखो, ये नेसेसरी है. एक तो साइज स्मॉल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, और उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए. इन तीनों कंडीशन को ना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ही फुलफिल करते हैं. देखो, ध्यान देना. ये तीन कंडीशन जरूरी हैं, और इनको पूरा कौन कर रहा है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो अंडरस्टूड है, ऐसे कंपाउंड कौन बनाएगा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ही बनाएंगे. जैसे मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का ले लेते हैं, लाइक K3FeCl6. सुबह करो, हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला ले लिया. डजंट मैटर. ये देखो, Fe यहाँ पे +3 स्टेट में, स्टेट हाई है. पता स्टेट हाई क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को लेने में हेल्प करती है. आप फिजिक्स अप्लाई कर लो. जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान होता है. तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन को लेने में हेल्प करती है. दूसरी बात, जितना ये प्लस चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना फिर आसान हो जाएगा. और तीसरी बात, इनके पास ना वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसे कहते हैं खाली कक्षक. ये खाली कक्षकों में जब ये साइनाइड इलेक्ट्रॉन देगा ना, उसको आराम से रख सकते हैं. वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में सेटल कर सकते हैं, उनको एक्कोमोडेट करा सकते हैं. तो ये तीन कंडीशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी होती है, ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है. तो नो डाउट, इसलिए ये कंपाउंड जो बनते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से ही बनते हैं. बोलो, आ रहा है समझ? तो आपको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, नोट कर लो आप. हेलो, हेलो. क्लियर तो करवा दो, वो लगवाया तो सही पहले. मैं कहां से करूं? तो रीजन देना, रीजन तो बताइए ना.
क्या बात कर दी हुई जो क्या बात कर रहे हैं बैंक मेरे साइड से तो हो चुका ना वो एक मिनट सुनो हेलो वो उसको पहले देख लें वो बैंक वाले उनकी ब्रांच वाले बताएंगे मेरी ब्रांच नहीं बताएगी वो तो कह रहा है हमारी साइड से क्लियर है पीएनबी वाले कह रहे क्लियर हो गया हमारी साइड से तो आप बताओ मेरे को सच में या तो नहीं पता लगा दूंगा बोलो फाइनल आई थिंक तो हमारा पहला फंडामेंटल क्लियर हो गया नो डाउट एट ऑल डन है ये ठीक है अगले स्टेप पे आते हैं देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है अब ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जैसे इतने ये जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना इन्हें कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं एक ही बात है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस देखो इनमें क्या स्पेशल होता है जैसे एक चीज बड़ी अजीब मिलेंगी आपको जैसे निकेल है यहाँ पे 4 कार्बोनाइल से बॉन्डिंग कर रहा है आयरन यहाँ पे 6 साइनाइड से बॉन्डिंग कर रहा है ना ये नंबर ना ऐसे बदलते रहते हैं CuNH3 होल 4SO4 यहाँ पे कॉपर ने 4 अमोनिया से बॉन्डिंग कर रखी है अब थोड़ा सा मैं इसको ओपन करूंगा अब थोड़ा इससे की डेप्थ हम स्टडी करेंगे इसके पीछे रीजन क्या होगा देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन देखो surprisingly in these compounds central metal atom gains electrons. Surprisingly, in these compounds, central metal atom gains electrons. Central metal atom gains electrons. Surprisingly, these compounds, central metal atom gains electrons. एक मिनट सेंटेंस को यहीं पे रोक देना पूरा मत करना अभी आपने मेरे को एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो मेटल किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देती है रिलीज करती है यहां अजीब बात है मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है देखो ये अजीब बात है यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसके पीछे उसके सर्कमस्टांसेस है लेकिन मेटल का साइज कैसा है स्मॉल समझ पा रहे हो आप स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा लेने में हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है हाई और तीसरी उसके पास चीज क्या है वैकेंट ऑर्बिटल्स देखो आप देखो इसे कहते हैं सर्कमस्टांसेस उसके हालात ही ऐसे हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेने में हेल्प कर रहे हैं देने में हेल्प नहीं कर रहे लेने में हेल्प कर रहे हैं उसके पीछे उनका स्मॉल साइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और वैकेंट ऑर्बिटल्स है जो इलेक्ट्रॉन को लेने में हेल्प कर रहे हैं देने में हेल्प नहीं कर रहे तो मैंने भी बोला सरप्राइजिंगली दीज कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कॉमा लगा लो एक बात तो लिख लो इट इज बिलीव्ड दैट इट इज बिलीव्ड दैट इट इज बिलीव्ड दैट metal metal try to gain the next try to gain the next inert gas configuration metal try to gain the next inert gas configuration देखो अब देखो इस सेंटेंस को ओपन करते हैं इसका क्या मतलब होता है क्या होता है नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन देखो ना ध्यान देना सब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है देखो ये क्या चीज होती है नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आपको इसको रियलाइज करवाता है मेटल ट्राई टू गेन द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन देखो इसको हिंदी में बोलेंगे कि धातु की कोशिश क्या रहती है अपने से अगली वाली कौन एक्रिय गैस का कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर ले ये मेटल की कोशिश होती है अपने से अगली वाली एक्रिय गैस का कॉन्फिगरेशन उसका विन्यास प्राप्त कर ले अब देखो मैं सेंटेंस को चेक करके दिखाऊंगा देखो मैं इसको रब भी नहीं कर रहा हूं अब देखो जरा सब अच्छे से अटेंशन पे करना देखो ये अभी को रब नहीं कर रहे ऐसे ही कैसे लिखा रहेगा अब आप जजमेंट करके देखना ये बात सच है या नहीं है देखो अब सब अटेंशन पे करना जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiCO होल 4 देखो पता लगाते हैं कॉम्प्लेक्स कैसे बना क्या इसकी केमिस्ट्री है निकिल का ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है इसका मतलब इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन थे और 28 के 28 इसके पास है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक
28 के 28 इलेक्ट्रॉन निकल के पास है। 4 यहाँ पे कौन बैठे हैं? लाइगेंड। 4 लाइगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? देखो आपके सामने 8, और आप सम करके चेक कर लो, 36 आ गया। देखो हुआ नहीं हुआ? नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन हो गया। 28 थे, 8 आए, 36 हो गए। FeCO5। देखो इसके बारे में पता लगाते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं। Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसके पास 26 के 26 इलेक्ट्रॉन है, 10 आ रहे हैं लाइगेंड से। कितने सम हो गए? 36। देखो आपके सामने, किसी को भी देख लो आप चाहे। क्लियर? अभी कुछ कॉपी ओपी नहीं करना। K4FeCN6, जो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 26 इसका अटॉमिक नंबर है, 26, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 24 रह गए। यहां से कितने मिले? 6 टू जा 12, सम करने से कितना आ गया? 36। देखो हर बार ऐसे ही हो रहा है। मेटल की कोशिश ये रहेगी, मेटल की कोशिश ये रहेगी कि अपने से अगले वाली, आगे आने वाली एक्रिय गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, देखो आपके सामने हर बार यही हुआ। तभी तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, कभी यहाँ पे 6 आ रहा है। ये क्यों बदलता रहता है? क्योंकि हर मेटल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 12 चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बदलते रहते हैं। देखो अभी लिखना नहीं है। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। मैंने लिखा मेटल ट्राई टू गेन। ट्राई सब जानते हैं, कोशिश करते हैं, और मैंने बोला इट इज बिलीव्ड, हम ऐसा विश्वास करते हैं। ये हमारा एक तरह से विश्वास है कि मेटल ऐसा करती है। ये जरूरी नहीं है। ये जो लाइन बोल रहा हूं जरूरी नहीं है, ये लाइन फेल भी हो सकती है। देखो सुन लो, बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट हो गया। मैंने बोला हम ऐसा विश्वास करते हैं। अब जिस बात पे हम विश्वास करते हैं, क्या तो सच ना हो, वो तो हमारी थिंकिंग है। अब मान रहे हैं, अब जरूरी नहीं सच हो वो। ये बात हो सकती है ना, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको। देखो एक कॉम्प्लेक्स सी है, एक कॉम्प्लेक्स सी है। देखो यहाँ पे अमोनिया 4 बार है, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। 29 इलेक्ट्रॉन थे, जो चले गए, 27 रह गए। कितने आए लाइगेंड से? लाइगेंड से आए 8। कितना सम हो गया? 25। देखो आप, फेल हो गया रूल। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ध्यान रखना। हार्ड एंड फास्ट क्या ऐसा होता ही होता है, ये जरूरी नहीं है। ये रूल फेल भी हो सकता है। तो मैं अब देखो, मैंने इसलिए आपको शेयर किया। देखो अब जरा इसको फिर मेरे को बताने का फायदा क्या, जब बात कभी फेल हो सकती है कभी नहीं, तो फिर क्यों बताया? देखो पता क्या होगा, आपके कंपटीशन में ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका नीट एग्जाम है, यहाँ पे ना एक्स लिखा आ गया, और किसी ने आपसे पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे कोई आ गया क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन करना होगा ना, तो आपको यही काम करना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेटल क्या कर रही है, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रही है। देखो सुन लेना पहले, ये रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसा नहीं है रूल होके ही रहेगा, फेल है रूल बहुत जगह। देखो यहाँ फेल है और बहुत जगह फेल है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे प्रॉब्लम हमें दे दी, NiCO होल X, FeCO होल X, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि मेटल ऐसा कर रही है, मेटल नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रही है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। और इज इट क्लियर? अभी मैं ना इसको भी और यूज करके दिखाता हूं, आप पहले इसको नोट करो। देखो ये सेंटेंस हम नोट कर चुके थे, ये तीनों एग्जांपल पहले अच्छे से लिखो। ये एग्जांपल हाईलाइट करो, ये करो और ये करो। फिर मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर उसको नोट करना। हाँ हमारे साइड से हो गया वो। मैंने अपनी ब्रांच से बात करी ना, क्यों नहीं हुई? मेरी ब्रांच करी, हम तो कुछ पे नहीं करते ना, हमने तो अपनी साइड से कर रखा। वो बताएंगे बैंक वाले क्या दिक्कत आ रही है, और वो कहें हमने यहाँ क्लियर है, यहाँ तो पास है, तो परसों गया था। यार परसों गया था, मुझे लगता है पैसे कराया था तेरे को। अब देखिए, डाई 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 डाई। अब जैसी लगाना चाहिए, उन्हें लगाया तो है नहीं, वैसे कह रहा। 24 तारीख में हो चुका हमारी साइड से, या 26, हाँ परसों हो गया था। हाँ 26 है। हाँ बताना मुझे जैसा भी आएगा।
ये तीनों एग्जांपल हाईलाइट करो आप, एक ये, एक इनफैक्ट ये, और एक ये, तीनों एग्जांपल हाईलाइट करो। ठीक है। और हर बार मेटल क्या कर रही है, नेक्स्ट सिनेरियो गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रही है, तीनों एग्जांपल में ऐसे ही हो रहा है। और आपको पता होगा इनसे नेक्स्ट सिनेरियो गैस क्रिप्टन होती है, क्रिप्टन का डोमी नंबर 36 ही है, तो हर एक को 36 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। चलो यहां तक हो गया, तीनों एग्जांपल लिखे। अब एक बात और मेंशन करो, बट, लिखो बट अबव रूल मे फेल, अबव रूल मे फेल। मैं आपको पहले बता रहा हूं वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, अबव रूल मे फेल, जो ऊपर का रूल है वो फेल हो सकता है। देखो आप ये एग्जांपल हाईलाइट कर लो, इस सेंटेंस को का जस्टिफिकेशन ये वाला एग्जांपल हाईलाइट कर लो आप। ये एग्जांपल हाईलाइट देखो, किसी 35 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 35, अबव रूल मे फेल। बोलो आ गया सबको समझ, अबव रूल मे फेल, देखो आपके सामने रूल फेल हो सकता है, ये रूल काम नहीं कर रहा। बोलो सब सेटिस्फाइड हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, मतलब एक, नो डाउट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लेकिन अब मेरा सेंटेंस सुनो। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम वहां पर आई, NiCO होल एक्स, FeCO होल एक्स, अभी मैं करके दिखाता हूँ। इन सबको करने के लिए हमें यही बेस बनाना पड़ेगा कि मेटल ने नेक्स्ट सिनेरियो गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। बात समझ रहे हो, हम ये मान के चलेंगे, नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लो मैं करके दिखाता हूँ, देखो देखो अपना सब अटेंशन पे करना। लुक सम क्वेश्चन हियर, देखो। सपोज करो आपको नीट के अंदर ये प्रॉब्लम मिल जाती है, NiCO होल एक्स, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो ध्यान देना, आप पहले क्या करेंगे, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना है, जीरो, सबको पता है। पता जीरो आने का मतलब क्या है, इसके पास 28 के 28, देखो सर एटॉमिक नंबर 28 है, ये हमें याद होना चाहिए। अगर आपने डी ब्लॉक स्टडी कर लिया, आपने 3D सीरीज पढ़ी होगी स्पेशली, तो आपको उन सबके एलिमेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर। कंपटीशन में आपको एटॉमिक नंबर ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी 3D सीरीज है, ये सबको अच्छे से रट्टी भी होनी चाहिए, यही होती है सिलेबस में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, 28 सबको याद होना चाहिए, इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। अब देखो, इसके पास 28 के 28 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, करने कितने हैं, 36। अब इस बात को मान के चलो कि मेटल को नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, अब 36 करने हैं, 28 है, तो कितने शॉर्ट है, 8, 8 शॉर्ट है। 8 कैसे पूरे होंगे, जब ये लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 का मतलब इसको कितने लाइगेंड चाहिए, 4 चाहिए। एक्स की वैल्यू यहां से 4 आ गई, आई मेरी बात सबको समझ, ऐसे करना पड़ेगा, अभी लिखना नहीं। FeCO होल एक्स, सुबह करो, ये क्वेश्चन आ गया, इसे करने की ये अप्रोच है। भाई चाहे यहाँ पे CO की जितनी मर्जी वैल्यू हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, जीरो। इसके पास 26 के 26 इलेक्ट्रॉन रहेंगे रहेंगे, 26 के 26 इलेक्ट्रॉन है, करने कितने, 36, कितने शॉर्ट है, 10 शॉर्ट है। अब 10 पूरे करने के लिए लिगैंड कितने होने चाहिए, 5, 5 होने चाहिए, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां से कितनी आ गई, 5। बोलो सबको आया समझ, ऐसे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ, ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि मेटल ने नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, धातु ने अपने से अगली वाली अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लिया, ये बात माननी पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ सबको। और अभी को ट्रिकी क्वेश्चन कराते हैं, एक बार नोट करो उसको फटाफट। ये बात मान के चलनी है कि मेटल ने नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, ध्यान रखना इस बात का, इसके बिना ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। देखो थोड़ा सा अब इससे और बेटर प्रॉब्लम्स करते हैं, और इन सबके एटॉमिक नंबर 3D सीरीज सबको रट्टी भी होनी चाहिए। अभी डी ब्लॉक किया तो डी ब्लॉक में ये प्रॉपर आया भी होगा, 4 सीरीज होती हैं, 3D 4D 5D 6D, सिलेबस हमारा 3D सीरीज का ही होता है, थोरोली वो आपको आए अच्छे से। चलिए बच्चे क्लियर हो गया होपफुली, अब कर दूं इसको।
अब कर रहा हूँ यार, डर है ये बिल्कुल, नो इश्यू एट ऑल। देखो इसको ड्रॉप कर दिया मैंने। अब देखो देखो थोड़ा सा एक बेटर प्रॉब्लम करते हो, इवन आप करके दिखाना मेरे को। देखो एक्सपेक्टेड है इस बार ये क्वेश्चन आपको नीट के अंदर मिले। देखो थोड़ा पहले समझ लेना, आपको यहाँ पे भी एक्स सी कैलकुलेट करना है। पहले चीज समझना, ये सी ओ, ओ मैंने स्मॉल बनाया ना, तो ये कोबाल्ट है। कौन है ये? कोबाल्ट। और ये कौन है? कार्बोनाइल। फर्क है दोनों में, ये कार्बोनाइल लाइगेंड है हमारा, और ये सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सुन लेना, क्लियर हो गया? आपको फिर एक्स निकालना है। एक बात मैं खुद अपने पास से दे रहा हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। 27 से याद होना चाहिए। निकालो जल्दी से एक्स, करो अपने आप, मुझे ये एक्स की वैल्यू बताओ। और ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी, मेटल ने नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, ये बात मान के चलनी पड़ेगी। कीजिए कीजिए, शाबाश। बातें नहीं करता। हमें फाइनल हो गया, मेटल ने नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। बताइए क्या आंसर है? 4 आ रहा है, इनका 4 आ रहा है आंसर, आप सबका 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता ना, होल नंबर होता है। 4 पॉइंट समथिंग तो मतलब ही नहीं बनता, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, वट। इधर आप लोगों का 4 आया, इधर किसी का? अच्छा, पहला काम किया आपने, क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया, हाँ बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना है? आप बताओ कितना है? ऐसे ही बताओ बैठे बैठे। +2 नहीं आ रहा है, कितना है बताओ बॉयज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ही -1 आएगा। ध्यान दीजिए सब लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। देखो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ये ब्रैकेट से बाहर बैठा हुआ है, शुरू में बैठा हुआ है, ये +1 है। हाइड्रोजन का वैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर वैसे +1 -1 दोनों होता है, लेकिन जो पहले लिखा है तो 100% +1 है। हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इस बार हमने वाई मान लिया, वाई मान लिया। अच्छा, इसका 0 होता है, तो एक्स इंटू 0 कर दिया, सबका सम 0 होता है। रेडॉक्स सेक्शन चैप्टर सीखा था हमने। देखो यहाँ से वाई की वैल्यू -1 आती है, मैं लिखिए अभी -1 ऑक्सीडेशन नंबर, पहला काम यही है। देखो अगर नहीं निकलेगा तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तभी तो देखो दिक्कत आती है। हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी होती है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर -1 है, -1। क्या मतलब हुआ -1 का? इसने एक ले रखा है इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले से ले रखा है। अब देखो 28 हो गए, इसके 28 हो गए। भाई -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, 28 हो गए, करने कितने थे? 36। कितने कम है? 8। 8 की शॉर्टेज है। अब 8 पूरे करने के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पक्का पक्की बात 4 होनी चाहिए, नो डाउट, ये इसका आंसर यही सही है। बताओ क्लियर हुआ सबको? तो इसे करने का बेस ही यही है, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे। 4 है। आई बात सबको समझ? अब एक ऐसी बहुत अच्छा क्वेश्चन और करवाते हैं आपसे, Mn2CO होल एक्स। देखो ये बहुत एक अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा टफ प्रॉब्लम है। मैं आपको इसमें एक बात समझाऊंगा, फिर आप करना मेरे सामने अभी। Mn2CO होल एक्स, देखो एक चीज पहले समझ लीजिए इसे करने से पहले। एक तो यहाँ पे मैग्नीज 2 है ना, सबको दिख रहा है, तो यहाँ पे पक्की बात है मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड है। सुनना पहले, मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड, इस बॉन्ड से क्या होता है, मैग्नीज ने एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं से गेन कर लिया, एक तो यहीं से गेन कर ली। आ रही बात सबको समझ? बाकी उसे चाहिए लाइगेंड से, तो लाइगेंड कितने होंगे आप डिसाइड करो। और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। चलिए करिए फटाफट, करिए यहां से। हाँ जरूर, बात है प्लीज, करिए अपने आप। मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है आप। मे बी 5, मे बी 5। कीजिए कीजिए, बाकी लोग भी करिए, लोग 5 कह रहे हैं, हो सकता है 5 वो भी चेक करेंगे आपके सामने। अच्छा कैसे लगा 5 बताओ, बोलो बोलो, हाँ शाबाश। चलो 25 और एक 26 हो गए, ओके 10 शॉर्ट थे, 10 के लिए एक्स की वैल्यू 5। चलो वेरी गुड, वेरी वेल डन। और बाकी लोग
वही सेम रीजन, 26 10 36 करने के लिए। 5 रॉन्ग आंसर है, लेकिन आप लोग सब 5 कर रहे हैं, 5 रॉन्ग आंसर है। अब सोचो कहाँ गड़बड़ हो रही है। बात तो आपकी कैलकुलेशन तो सही है बिल्कुल, लेकिन एक्स की वैल्यू 5 नहीं है। मैं सिखाता हूँ, एक्स यहाँ पे 10 है। अब सुनो क्यों। आपने 5 का ना, तो 5 सीओ एक एम एन के साथ है। यहाँ पे एम एन है कितने, दो, तो दोनों को सेटिस्फाइड करना है ना। आप समझ रहे हैं बातें। नहीं देखो, ये 5 चलो सही सोचा आपने, वेरी गुड, लेकिन 5 इसके साथ भी है, तो यहाँ पे आंसर आपको 10 रिपोर्ट करना है। आई बात समझ। हाँ, तो ये इसका रीजन। चलिए, क्लियर हुआ सबको। चलो फिर भी वेल डन, ये क्वेश्चन है बिगिनिंग में, तो ठीक है, ये अच्छे से आए। तो इसका आंसर हो गया Mn2CO होल 10। देखो एक ऐसा क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस तरह का। जरा सुनिएगा, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना, अगर सब अटेंशन पे करना, एक कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह का है। एक कॉम्प्लेक्स ये है VCO होल 5। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इसका टॉमिक नंबर होता है, इसका टॉमिक नंबर है 23। ये नहीं चलेगा, ये एग्जांपल सही नहीं रहेगा, एक बार रुक जाना प्लीज। ये एग्जांपल नहीं लेते हम लोग, ले लेते हैं MnCO होल 5, ये ले लेते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए। ठीक है, किसी ने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया। अब ये पूछा क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताइए। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताइए। सीधा सा पॉइंट है, ऑक्सीकारक है या अपचायक है, चलिए बताइए कौन है ये? एक चॉइस करिए, जो भी एक चॉइस करिए, जो आपका मन हो बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, बताइए क्यों। अब रीजन दीजिए ना फटाफट। आप भी कह रहे थे, बताओ। इनमें से एक चॉइस करना ना, एक बताना है। 35 इलेक्ट्रॉन है, तो एक गेन करेगा, तो सिर्फ ऑक्सीडाइज। आंसर क्या हुआ, फिर ऑक्सीडाइजिंग। देखो सही बात है, इसका आंसर यही है। अब इसका रीजन ये है, इसको अपना रिडक्शन चाहिए, क्योंकि इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन तो है ही। ये कह रहा है मुझे एक मिल जाए बस बाहर से, मैं 36 बन जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब रिडक्शन, इसको अपना रिडक्शन चाहिए, तो सही बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ। तो ऐसे क्वेश्चन करने में ना हमें इस तरह की थ्योरी लगानी है कि मेटल एंड एक्सिनेट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करनी है। बात खत्म हो गई, हमारा एक छोटा फंडामेंटल क्लियर हो गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, अब इसके नीचे एक हेडिंग और नोट कर लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं उसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम शॉर्ट में ईएन कहते हैं, ईएन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हिंदी नाम होगा इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी, इफेक्टिव मींस प्रभावी। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन। द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the net number of electrons of a central metal atom, net number of electrons of a central metal atom in a coordination compound, of a central metal atom in a coordination compound. The net number of electrons of a central metal atom in a coordination compound called effective atomic number. The net number of electrons of a central metal atom in a coordination compound called effective atomic number। मतलब समझना, देखो अब इसका मीनिंग समझ। जो मेटल के पास कुल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, कुल, कुल समझते हो ना, उसमें अपने भी थे, लाइगेंड्स के भी थे, जितने कुल इलेक्ट्रॉन हो गए उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, अभी आपके सामने यहाँ पे कोबाल्ट ने अपने 36 इलेक्ट्रॉन कर लिए नहीं कर लिए, तो वो क्या है इसका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे इसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो उसके पास कुल इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे अभी यहाँ पे एम एन ने 36 इलेक्ट्रॉन कर लिए, ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना। क्लियर हुआ, आ रही है बात समझ। जो उसके पास नेट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेट, नेट में उसके अपने भी आते हैं, लाइगेंड्स के भी आते हैं, सारे आते हैं। आगे बात सबको समझ, डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलो एक छोटा क्वेश्चन करके दिखाओ। लो आप मुझे ना इसमें
कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना। ये सल्फेट है। और वैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, 29 है। ठीक है। और नोट कर लीजिए चाहते हैं चाहे तो आप। जैसे डजंट मैटर, यही है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। चलो आप मुझे ना इन दोनों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाइए। कीजिए कीजिए, शाबाश। बोलो मत, कोई भी देखो, जो करना अपने आप करिए। इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाइए। चलिए, हो गया। कितने आए? 35, सेकंड में 33। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। नेट इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना? निकाले सब बच्चों ने? बाकी पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आ रहा है? +2। क्योंकि अमोनिया का 0 होता है, सल्फेट का -2 होता है। पता है इसका मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने रह गए? 27। देखो 27 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन लाइगेंड से कितने आए? आपके सामने 8 आए। इसका मतलब कितने हो गए? 35। ये है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आ रहा है सबको समझ? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसी तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसके पास 23 के 23 इलेक्ट्रॉन है। कितने आए लाइगेंड से? 10। 10 और आ गए तो कितना आ गया? 30। आ रही है बात समझ? एक छोटा फंडामेंटल हमने ये भी सीख लिया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक बड़ी सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। आपको मेटल के नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। नेट में अपने भी होते हैं और जो लाइगेंड सारे होते हैं वो भी होते हैं। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये पता लगाना है। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चले सब बच्चे एग्री? ये भी आए, इसको बैठा देते हैं। ठीक है, डन। ये भी फिनिश हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो इसके बाद, ठीक है बच्चे। अब अगले स्टेप पे आते हैं। देखिए, अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स। नोट करिएगा हेडिंग, एडिशन कंपाउंड्स। हिंदी में कहते हैं इसको योगात्मक यौगिक। चाहे हिंदी में लिख लिया अगर ब्रैकेट में आप, एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं योगात्मक यौगिक। अब देखो एडिशन कंपाउंड्स केमिस्ट्री में क्या होता है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। एडिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। देखो ध्यान देना सब लोग, बात नहीं करनी है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। ध्यान दो। जो कंपाउंड कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक कंपाउंड के जुड़ने से बनते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये कुछ क्या है? कंपाउंड। बन किससे रहे हैं? कंपाउंड से ही बन रहे हैं। यौगिक है, यौगिक से ही बन रहे हैं। नोट मत करो, जरा ध्यान दो। जैसे एक फेमस कंपाउंड है फेरस सल्फेट, एक कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। देखो दोनों अपने आप में कंपाउंड है, इंडिपेंडेंट कंपाउंड कहते हैं इनको। इन दोनों को हमने मिला दिया और इनको मिलाने से एक नया कंपाउंड बन गया। देखो, आप देखो ध्यान से, हमने शुरुआती कंपाउंड से की थी और बना भी क्या? कंपाउंड ही बना। तो ये कंपाउंड कौन है? एडिशन कंपाउंड। क्या कहेंगे इसको? एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड। आपने सुना होगा इसको मोहर सॉल्ट कहते हैं, मोहर लवण। देखो ये एडिशन कंपाउंड कैटेगरी में आता है। लिखो मत, अब डेफिनेशन को पढ़ो पहले आराम से। डेफिनेशन फॉलो हो रही नहीं हो रही। ऐसी एक फेमस एडिशन कंपाउंड है। अगर मैं पोटेशियम सल्फेट लूं और एल्यूमिनियम सल्फेट लूं, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन मिला के
देखो इनको हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पे एक फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी एडिशन कंपाउंड बनता है, इसको एलम कहते हैं। इसको पोटाश एलम कहते हैं। एलम फिटकरी होती है, ये भी देखो एडिशन कंपाउंड, ये भी एडिशन कंपाउंड। आप डेफिनेशन को फॉलो कर लो, ये बने हैं तो कंपाउंड्स के ही एडिशन से बने। आ रही बात सबको समझ? ठीक है, ऐसी एक और एडिशन कंपाउंड बनाए, उसमें हम पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को ले लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं शुरुआती कंपाउंड से करूंगा, फिर यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया, देखो ये भी एडिशन कंपाउंड। देखो शुरुआत ही कंपाउंड से करनी है और बनने भी कंपाउंड ही। हम्म, कोई भी दो कंपाउंड मिलकर एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं हम कह रहे कोई भी दो ले लो। हम तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड के बनाने में आपको दो कंपाउंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कि हर बार। कुछ कंडीशन। हाँ वो एक अलग चीज है, वो चीज हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हम कैसे बनाते हैं अलग चीज है। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे कोई भी दो कंपाउंड ले लो, हमने कहा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं दो कंपाउंड लेके अगर आपने कंपाउंड बनाया तो वो एडिशन कंपाउंड होगा। हमारा कहने का सिर्फ ये फंडामेंटल। अब वो कंपाउंड क्या होंगे, कौन से हो सकते हैं, ये तो डिसाइड एक्सपेरिमेंट्स होता है, थ्योरी से होता भी नहीं। ऐसे को पूछेगा भी नहीं आपसे ना, आप चिंता ना करिए, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इन दोनों को मिला के आपने एडिशन कंपाउंड मिलाया, ऐसे ही इनको एडिशन कंपाउंड बनाया, ऐसे ही ये बनाया। अगर आप तीनों को ध्यान से देखें तो डेफिनेशन को चेक कर ले, तीनों में डेफिनेशन फॉलो होती है, तीनों एडिशन कंपाउंड। तो आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, को मना नहीं कर रहे, अब आप नोट कर लीजिए, ये तीनों ही एडिशन कंपाउंड है। बोलो सर क्लियर? तो तीनों ही एडिशन कंपाउंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कंपाउंड्स which are formed by addition of two or more compounds, the compounds which are formed by addition of two or more compounds, compounds which are formed by addition of two or more compounds, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन सीधी है, कोई बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, लिख लो आप जल्दी से। ठीक है, फाइनल है। अब देखिए सुनिए जरा ध्यान से, देखो पता क्या होता है। ठीक है, ये सारे एडिशन कंपाउंड है, बता दिए मैंने आपको। अब इनमें ना अलग अलग कैटेगरी होती है। देखो सुनो, ये अलग कैटेगरी में, ये अलग कैटेगरी में इन्हें कहते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट, द्विलवण। और इन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये अलग कैटेगरी में है सबके सब एडिशन कंपाउंड्स, लेकिन इन्हें केमिस्ट्री अलग मानती है, इनको अलग मानती है। अब मुझे आपको सिखाना है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारा जो पार्ट अगला वो यही रहेगा, नोट कर लो आप दोबारा से। एडिशन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं, एक का नाम तो रखेंगे डबल सॉल्ट, द्विलवण, और एक को कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इनमें डिस्टिंक्शन करेंगे, अब देखो इनमें अंतर करना है आगे। अब वो डिफरेंसेस समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। चलो, अब जरा सब बच्चे जरा ध्यान देना, देखो लिख लो पहले आराम से, आप भी टेबल बना लेते हैं इस तरह की ना। इसका एग्जांपल हमारे पास मोर सॉल्ट है। देखो ये एग्जांपल मैंने भी बताया था, इस कैटेगरी का ये। और यहाँ हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये ले लेते हैं। K4Fe 3 होल 6। देखो अब मैं आपको इन दोनों में ना डिफरेंस समझाता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या है। चलो जरा सब बच्चे देखो अटेंशन पे करना, इनमें अंतर समझना, इनमें अंतर क्या होता है। चलिए बच्चे, जरा सब ध्यान दे देगा, लिखना लिखना बंद करके अटेंशन पे करना दे। जैसे मान लीजिए मैंने इस कंपाउंड को ना पानी में डाल दी,
देखो पानी में डालने से क्या होगा, ये टूटेगा नहीं से, देखो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, मतलब ये जितने भी स्पीशीज है ना, सब में टूट गया। फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, देखो सारे बन गए। इसके सॉल्यूशन में आपको तीनों आयंस मिलेंगे, तीनों आयंस। अब इसमें पानी डाला आपने, पानी इसको यहां से ब्रेक कर पाएगा, देखो पानी इसको यहां से ब्रेक तो कर देगा, लेकिन जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, देखो समझो बहुत बड़ी बात है, देखो ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। मान लो आपने कभी चीज सुनी है कि, शायद अभी कुछ दिन पहले हमारा लेक्चर में आया था कि पोटेशियम साइनाइड एक डेडली पॉइजनस केमिकल है, ये हम लोग पढ़ेंगे, हम भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही डेंजरस है, ये पॉइजनस होता है, मान लो खा ले इसको तो उसकी डेथ हो जाएगी, पक्की बात, बहुत डेंजरस एक तरह से ये पॉइजन है। और खासकर जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये है सबसे मेन चीज। अब सुनो, किसी ने ये खा लिया, किसी ने गलती से खा लिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइनाइड इसके पास भी है, क्योंकि इसका साइनाइड क्या है, इसके साइनाइड से अलग है, ये अंदर फिक्स है, देखो ये फंसा हुआ है, ये फ्री नहीं है, वो फ्री है। तो ये भी होता है, देखो ये आपने इसको पानी में डाला, यहां से टूटा, ये नहीं टूटने का, देखो ये ऐसे कैसे, अगर किसी ने इसे गलती से खा भी लिया तो वो टेंशन नहीं, उसे खाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो देखो मैं ना अब आपको देखो इनमें डिफरेंसेस समझाता हूं। आपने इसको पानी में डाला, इट इज डिसोसिएटेड इन वाटर, ये पानी में टूट जाता है। एंड देखो इसके बाद एक चीज और है, टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन, आप उसके एक्वा सॉल्यूशन से हर एक का टेस्ट कर सकते हैं। कभी लैब में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, आप फेरस का टेस्ट कर लो, सल्फेट का कर लो, अमोनियम कर लो, सबका टेस्ट आपको मिलेगा, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। अब इसको डाला पानी में, इट इज नॉट फुली डिसोसिएटेड इन वाटर, ये टूट नहीं ना पूरी तरीके से, आप देख लो इसका ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे कैसी, एंड टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी परफॉर्म, आप हर एक का टेस्ट कर ही नहीं सकते, आप हर एक का टेस्ट कर ही नहीं सकते, द रीजन इज वॉट, ये ब्रैकेट वाला पार्ट तो ऐसा कैसे ही रहा, ये फ्री तो हुआ ही नहीं। तो मुझे कहते हैं कि फेरस का टेस्ट करके दिखा दो, फेरस का टेस्ट ये देने का ही नहीं, साइनाइड का टेस्ट ये देने का ही नहीं, वो दे देगा। फर्क समझ रहे हो आप, जो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, बात मत करो बिल्कुल, इसको पानी में डाला गया, हर एक का टेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे हर एक का टेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। इस लाइन ने हमें शो कर दिया कि भाई ये वाला कंपाउंड इन कंपाउंड से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, तभी तो इनकी ब्रांच अलग बनाई गई, जब ये अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक और डिफरेंस समझो, देखो आप, एक बहुत बड़ा अंतर हो रहा है, इसको भी देखो रियलाइज करना होगा। आपने इसको पानी में डाला, ये टूट गया पूरी तरीके से, पानी में क्या हुआ, ये अपने आप को मेंटेन नहीं रख सका, अपने आप को मेंटेन नहीं रख सका, कुड नॉट मेंटेन, कुड नॉट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं पहचान, कुड नॉट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, कि अपनी पहचान को मेंटेन नहीं रख सका, अपनी पहचान खो दी, इसने टूट गया ना, जबकि उसके अंदर क्या खास बात है, इसका ये पार्ट ऐसा का ऐसे ही है, पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसी है, अब भी ऐसी है, तो क्या कहेंगे, मेंटेन आइडेंटिटी इन, क्या कहेंगे, इन एक्वा सॉल्यूशन, अपनी पहचान को बना के रख, ये बहुत बड़ी बात होती है। पानी में तो हर एक चीज टूट जाती, कहते नहीं कहते, खासकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो पानी में टूट ही जाते हैं, ये टूट ही नहीं रहा, इसने अपनी पहचान बना के रखी। देखो ये दो बातें इस बात का इंडिकेशन है, भाई ये कंपाउंड बिल्कुल अलग है, ये कोई आम इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्डनरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री अलग है, देखो अलग ही ब्रांच बना दी केमिस्ट्री, अलग ही प्रिंसिपल्स हैं, अलग ही मेथोडोलॉजी है, अब डिटेल आएगी बहुत पूरे चैप्टर में। तो ये मैं बताना चाह रहा है कि ये अलग तरह के कंपाउंड है। तो अब नेचुरली मैं लिखवा देता हूं, देखो आप एक काम करो, ये एग्जांपल हाईलाइट करो, इसको पानी में डाला, आयंस बन गया, ये सेंटेंस में लिखो, जो व्हाइट वाला पार्ट है तो लिख ही लो, ये नीचे वाला पार्ट में लिखवा दूंगा, ऐसे ये नोट कर लो, नोट करो आराम से। That's
टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी, हर एक स्पीशी का टेस्ट कर सकती हैं फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन। टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। आप एक्वा सॉल्यूशन से, जलीय विलयन से हर एक का टेस्ट कर सकती हैं, हर एक स्पीशी की का परीक्षण कर सकते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं हो रहा। ये टूट भी नहीं आप देखा पूरी तरीके से। और सबसे मेन बात है, हर एक स्पीशी का टेस्ट पॉसिबल नहीं। टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन नॉट बी परफॉर्म, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। आप हर स्पीशी का टेस्ट भी नहीं कर सकते। टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन नॉट बी परफॉर्म, टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन नॉट बी परफॉर्म। आप हर स्पीशी का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन नॉट बी परफॉर्म, बहुत बड़ी बात होगी, हर एक का टेस्ट ही नहीं हो पाएगा। रहा है सबको समझ? आप हर स्पीशी का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी कैन नॉट बी परफॉर्म। इस सेंटेंस को मैं बोल देता हूं, देखिए इस सेंटेंस में बोल देता हूं, बोलू। कुड नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, could not maintain their 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 identity in aqua solution। इसका मतलब होता है अपनी अपनी जो पहचान है उसको मेंटेन नहीं रख सके। could not maintain their identity in aqua solution, उनके बारे में लिखिए maintain their identity in aqua solution, maintain their identity in aqua solution। आई बात सबको समझ? maintain their identity in aqua solution, अपनी पहचान को मेंटेन रखते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो एक लाइन फिर लिखिएगा, it shows coordination compounds are, it shows coordination compounds are not ordinary inorganic compounds। It shows coordination compounds are not ordinary inorganic compounds, मतलब ये आम इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कि स्पेशल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आर नॉट ऑर्डिनरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई बात सबको समझ? ये स्पेशल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं। बस ये हमारा बस पर्पस था बनाना आपको, और साफ पता लग गया कि भाई ये डबल सॉल्ट से अलग है, इनका अलग ही तरीके से काम करने का तरीका है, ऐसे कैसा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो हमारा शुरू का सारा जनरल कवर हो गया। बोलो क्लियर है? देखो यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। चलो देखो एक प्रॉब्लम बनाते हैं, मे बी आपको मिल जाए इस बार कहीं फंडामेंटली मिल जाए। चलिए बच्चे जरा टेंशन पे करिए। देखो पहले आपको मैं एक बात बता दूं, आपने कभी लैब में कॉपर का टेस्ट किया हो ना, कॉपर का? कॉपर के टेस्ट को करने के लिए हम इसमें H2S पास करेंगे, और आपको पता हो कॉपर सल्फाइड बनता है, ब्लैक पीपीटी होता है। ये बड़ा फेमस टेस्ट है, आपको भी चैप्टर पढ़ना होगा, इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहता है। ठीक है, अभी नोट नहीं कीजिएगा। कॉपर सल्फाइड बन गया, ब्लैक पीपीटी होता है, कॉपर का टेस्ट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने खुद दिया, वो क्वेश्चन का पार्ट था। अब क्या हुआ, हमने कॉपर सल्फेट और अमोनिया की रिएक्शन करी, सुनना ध्यान से। और एक बात आपको और शेयर कर दूं, ये दोनों ना 1:4 में। ठीक है, यहां पे एक कंपाउंड बना कंटेनिंग कॉपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके पास कॉपर है, कंटेनिंग कॉपर। हमने उसमें H2S पास की, लेकिन कोई ब्लैक पीपीटी नहीं बना, नो ब्लैक पीपीटी फॉर्म्स, नो ब्लैक पीपीटी फॉर्म्स। यहां पे कोई ब्लैक पीपीटी नहीं बना, हमने H2S पास कर दी, बट नो ब्लैक पीपीटी फॉर्म्स। क्वेश्चन इज नाउ कमेंट on the nature of compound, comment on the nature of compound।
आपको नोट करना, नोट कर लो एक बार। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। कॉपर का टेस्ट है, बड़ा फेमस टेस्ट है। H2S पास करो, ब्लैक पीपीटी बन जाता है। हमने कॉपर सल्फेट अमोनिया को मिलाया 1:4 रेशो में, एक कंपाउंड बना कंटेनिंग कॉपर। लेकिन जब उसमें H2S पास की, ब्लैक पीपीटी नहीं। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, एक बार ऐसे लिखो, देखो आपके अंदर और शार्पनेस आएगी। नोट कर लो, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड। कॉपर सल्फाइड लिखा हुआ CuS, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसकी प्रकृति पे कमेंट करना है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड। देखो ना, पहले ना मीनिंग समझ दो, क्वेश्चन का क्या मतलब क्या है। देखो ऐसा अटेंशन पे करना। हमने कॉपर में H2S को पास किया, सबको पता है ब्लैक पीपीटी बन जाता है। ये तो मैंने अपने पास से ही बता दिया। जब ये रिएक्शन कराई और यहाँ पे कॉपर था, जब इसमें H2S पास किया तो ब्लैक पीपीटी नहीं बना इसमें, नो ब्लैक पीपीटी फॉर्म्स। तो क्वेश्चन राइजेस व्हाई। हमें इस कंपाउंड के नेचर पे कमेंट करना, वही बात समझ, इसकी प्रकृति पे कमेंट करना। चलो बताएगा बच्चा। कॉपर फ्री नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन देखो 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 देखो, एक बच्चे ने बोला कॉपर फ्री नहीं होगा। आप क्या करें बताओ। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना होगा। चलो वेरी गुड, देखो आप लोग सही कह रहे हैं बिल्कुल। देखो देखो, यही बात थी इनफैक्ट, जरा ध्यान देना। देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट थी। कंपाउंड के पास कॉपर था, लेकिन ब्लैक पीपीटी नहीं बन रहा था। इसका मतलब कॉपर ना खाली नहीं था। अभी हम कहेंगे कॉपर खाली नहीं था, कॉपर फ्री नहीं था। तो कहां था वो कॉपर? वो कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में होगा। देखो, खाली होगा ही नहीं। देखो ऐसा था एक्चुअल में कंपाउंड, क्या है कॉपर खाली है? इसे तो अमोनिया ने पकड़ रखा है। अभी मैं आपको समझा तो रहा था, ये कॉपर कॉपर का टेस्ट ही नहीं दे पाएगा, ये अमोनिया अमोनिया का टेस्ट नहीं दे पाएगा, दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में। हाँ, सल्फेट सल्फेट का टेस्ट दे सकता है, ये खाली है, ये फ्री है। तो बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने कहा कमेंट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, तो हमें कहना पड़ेगा दिस कंपाउंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देयर इज नो डाउट, इट्स अ फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पक्की बात है बिल्कुल। ये रिएक्शन को पी ब्लॉक में करा के आ चुका। अगर आपको याद हो, रिएक्शन मैंने पी ब्लॉक में कराई थी आपको। ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्टली पी ब्लॉक में हुई थी। आप में से किसी को पता है ये कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। और जो ये कंपाउंड बन के आता है, ये किस कलर का होता है? डीप ब्लू, डार्क ब्लू। आई बात समझ? इससे कॉपर का टेस्ट करते हैं लैब में। इस रिएक्शन से कॉपर का टेस्ट करते हैं, ब्लू है वो डार्क ब्लू, वो ब्लू और डीप ब्लू। इसको भी लिख सकते हो, इसको याद कर डालो। ये चीजें आपको मेमोराइज हो, क्योंकि ये कंपाउंड आपको बार बार फेस करना है इस चैप्टर के अंदर। ये इक्वेशन भी आपको पी ब्लॉक की अच्छे से याद होनी चाहिए। ब्लू से डीप ब्लू हो गया, कॉपर का टेस्ट करती है रिएक्शन। बाकी ये सब तो अलग चैप्टर है, अलग केमिस्ट्री के पढ़नी होगी आपको। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। 100% ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कॉपर ना ब्रैकेट के अंदर है। सबसे मेन बात है कॉपर ब्रैकेट के अंदर है। बोलो बच्चे, यहां तक क्लियर होगी? तो ये हमने फिनिश कर दिया। अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखो इस चैप्टर में कुछ और बेसिक्स रहेंगे अभी। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो अगर सब अटेंशन में करना, जैसे ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कुछ ना हमारे वर्ड्स हैं, वो लैंग्वेज समझ लो पहले यार। हम क्या बोलते हैं इस Fe को? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्र में होती है ना। इसे कहते हैं लिगेंड्स। ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी ये लिगेंड है। ये लिगेंड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब डिटेल बताएंगे। लिगेंड्स है, इसे कहते हैं काउंटर आयन। ये जो ब्रैकेट से बाहर होता है, ये काउंटर आयन होता है। काउंटर, काउंटर को हिंदी में विरोधी कहते हैं, काउंटर आयन। ये हमारी लैंग्वेज है। अब इन सबको ना डिटेल में बताएंगे। एक बार देखो, मैं आपको और शेयर कर दूं इन्हीं के बारे में। ये कंपाउंड देखो यहां से टूटेगा, इसको पता क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स आयन। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन। अब इन सबकी ना डेफिनेशन ही बता देंगे, आपको फील करा देंगे।
किसी को पहले हाईलाइट करना कर लो ये वर्ड्स, अगर ये हाईलाइट कर रहे हैं तो कर सकता है। काउंटर आयन कौन है, कॉम्प्लेक्स आयन कौन है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ये सब हमें अच्छे से पता हो बिल्कुल। हाँ बच्चों, क्लियर हो गया सबको? दैट इज इंटरेस्टिंग। ये कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, ये सारे वर्ड्स हमें क्लियर होने चाहिए अच्छे से ना। ठीक है स्टूडेंट्स, डन ना? देखो अब शुरू करते हैं, देखो अब हर एक की डेफिनेशन बनाते हैं, केमिस्ट्री समझते हैं। चलो पहले शुरुआत करेंगे हम काउंटर आयन से। चलो काउंटर आयन क्या, आपको ये सिखाते हैं। तो करिए हेडिंग काउंटर आयन। देखो आपको सिखाते हैं काउंटर आयन क्या है। व्हाट्स काउंटर आयन? काउंटर को ना हिंदी में कहते हैं विरोधी। विरोधी, देखो विरोधी का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट्स काउंटर मीन्स है। देखो बच्चे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, जो ब्रैकेट में होता है कॉम्प्लेक्स आयन होता है। देखो इसके ऊपर ना चार्ज है, चार्ज सबको दिख रहा है, आवेश है, जो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज का उदासीनीकरण कर देगा, वो काउंटर आयन होगा। तभी तो कही, तो अभी तो हमने 4 पोटेशियम आयन ले रखे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अभी लिखेगा नहीं। ये हमारा काउंटर आयन है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक, देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है, अब इसके ऊपर चार्ज है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, कोई ना कोई काउंटर आयन आएगा। जैसे हम सल्फेट लगा देते, आप समझ पा रहे हैं? तो काउंटर आयन का काम क्या है? काउंटर आयन क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। किसको न्यूट्रलाइज करता है? हाँ, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन का काम क्या होता है? काउंटर आयन इज एन आयन, आयन न्यूट्रलाइजेस विच न्यूट्रलाइजेस द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। आई बात समझ? चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, समझ रहे हो आप? उसका उदासीनीकरण कर देता है, उसे कहते हैं काउंटर आयन। जैसे ये काउंटर आयन है, और ये भी कौन है, हमारा काउंटर आयन। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। काउंटर आयन का काम क्या है, पता लग गया हमें, न्यूट्रलाइजेस द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। और अच्छा, हमारी डांस से बस बस जो भी ऑब्जेक्शन होगा उनकी ग्रांट से, हमारी साइड से क्लियर कैसा है। हाँ बस बस बस। हाँ तो वैसे ही है ना, बता देंगे तो फोन करना क्या। चलिए क्लियर सोफा, साफ पता लग गया। तो एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास, काउंटर आयन क्या होता है। चलिए अगला हेडिंग है, करेंगे अगले पॉइंट पे है, सेंट्रल मेटल एटम। नोट कीजिएगा, सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए। ये सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है? सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। लिख लो, सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को लेती है, उसका काम ही इलेक्ट्रॉन्स लेना होता है। ये सेंट्रल मेटल एटम का काम है। आई बात समझ? तो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली, लेने वाली। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड, लिख लीजिएगा इसी में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद आफ्टर फुल स्टॉप, इट इज आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। क्या कहेंगे इसको? लुईस एसिड कहेंगे।
इट इज आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड, इसको लुईस अम्ल भी कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। चलो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई, इसको रब करें, डन है ये। यहाँ तक कोई डाउट को दिक्कत हो बताओ, है ना। ये फिनिश हुआ हमारा। नेक्स्ट है इसके बाद, अभी मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स आयन, वो तो आपने हाईलाइट कर लिया था ना। कॉम्प्लेक्स आयन क्या था वैसे, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है और लिगेंड भी। लिख सकते हो शॉर्ट में, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, एन आयन हैविंग एन आयन हैविंग सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, एन आयन हैविंग सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी होती है और लिगेंड्स भी होते हैं। एन आयन हैविंग सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, उसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है और लिगेंड्स भी। चलिए बच्चे यहां तक क्लियर हो गया, ये भी सब जनरल केमिस्ट्री है ना, ठीक है। अब अगले स्टेप से आते हैं। देखो कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो, मेरा ध्यान देना। देखो अपना लिगेंड से शुरुआत करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा देखो हमारा अपना। अब यहाँ पे बहुत सारी केमिस्ट्री, इसको अच्छे से फोकस करना, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत। देखो लिगेंड्स कौन होते हैं, लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन देना इनका काम होता है, ठीक है। जैसे भी हम K4Fe में बार बार बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइनाइड क्या है, साइनाइड क्या है, लिगेंड है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स देना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स देना, ये लिगेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज को हम बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है। अभी लिखना नहीं, देखो अब इनके ना क्लासिफिकेशन होते हैं, वर्गीकरण। अब लिगेंड के ना टाइप्स होते हैं बहुत सारे। देखो अब यहाँ है बहुत सारी केमिस्ट्री, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उन सबको डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है ये। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। जैसे मान लो एक लिगेंड है, वो निगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है ना। एक लिगेंड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर धनात्मक आवेश है। एक लिगेंड है वो न्यूट्रल है, जिसको उदासीन कहते हैं हम लोग, वो आवेश रहित है। जैसे नेगेटिव वाला एग्जांपल दें, हाइड्रोक्साइड, ना लिखिए, क्लोराइड, आयोडाइड, साइनाइड, इतने सारे एग्जांपल ऐसे, है ना। कार्बोनेट, सल्फेट, अमाइन, कितने सारे देखो ऐसे लाइगेंड बन जाते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले ऋणात्मक आवेश, आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ऑक्सलेट, देखो ऑक्सलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देखो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे। नेगेटिव वाली तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, एंडलेस लिस्ट है, बहुत सारे लिगेंड्स है। पॉजिटिव वाले भी होते हैं, पॉजिटिव एक लिगेंड आता है हाइड्राजीनियम, एक लिगेंड ही होता है। देखो इसके अंदर खास बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और मेन बात है ये भी लिगेंड है। देखो यहां से अपना पेयर दे रहा होता है नाइट्रोसोनियम, देखो ये भी लिगेंड है, लेकिन ऐसे लिगेंड थोड़े से हैं, रेयर इन नंबर। ऐसे लिगेंड ना बहुत थोड़े से, दो चार ही मेरे को पता है, ज्यादा है ही नहीं, रेयर इन नंबर, इनकी संख्या बहुत थोड़ी सी है ना, रेयर इन नंबर। ये ना हमारा क्वेश्चन बन जाता है, कोई असर्शन रीजन पूछ लिया आपसे, बताया वो बच्चा ये रेयर इन नंबर क्यों है, क्यों है थोड़े से, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इनको अट्रैक्ट करेगा। तो देने में दिक्कत आएगी, देने में प्रॉब्लम आएगी। मान लो ये किसी को अपना पेयर दे रहा हूं, तो ये ऐसे प्लस चार रोक रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा, ऐसे ये देना चाहता हो तो ये रोक रहा होगा। नो डाउट दे सकते हैं, लेकिन देने में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, ऐसे ऐसे लाइगेंड थोड़े से ही होते हैं। आई बात समझ, रेयर इन नंबर, थोड़ा सोच के आप खुद कर दीजिएगा। और न्यूट्रल तो बहुत सारे हैं, न्यूट्रल की भी लिस्ट बड़ी लंबी है, वाटर है, अमोनिया है ना। अमोनिया के बाद लाइक लाइक हमारे पास इथाइलिन डायमाइन है, ये भी बना के दिखा देंगे इनके स्ट्रक्चर प्रॉपर। लाइक हमारे पास अल्कोहल ही है ना, अमाइन है, दुनिया भर के ऐसे लाइगेंड, ये भी एंडलेस है। ऐसे लाइगेंड भी बहुत सारे, लेकिन पॉजिटिव वाले बड़े थोड़े से, रेयर इन नंबर, ठीक है। नोट कर लो इसको, कि बना लो प्रॉपर आप। तीन तरह के लाइगेंड्स हो गए, ये चार्ज के बेसिस पे, चार्ज इसमें आवेश का होगा।
है बच्चों को समझ क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे लिगेंड्स रेयर इन नंबर है, पॉजिटिव वाले बहुत थोड़े से, पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत थोड़े से। इसके बाद तो आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट चैप्टर अगेन ऑर्गेनिक का ही। ठीक है, अभी आ रही सर, आ रही शाम को से बोल दो आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे लिगेंड बहुत थोड़े से होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मेजोरिटी मिलेगी आपको नेगेटिव और न्यूट्रल वाले। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन पूरा होगा, ऐसे ना बहुत सारे क्लासिफिकेशन। एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, हो गया, सबने कॉपी कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ, नोट कर लो हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, डोनर साइट्स, SITES, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, ठीक है। Okay, next classification is based upon number of donor sites. Next classification is based upon number of donor sites. Number of donor sites. एक्चुअली हम लास्ट टाइम ना लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, लिगेंड्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो पढ़ रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, इसको हम डेंटिसिटी बोलते हैं। देखो इस वर्ड को बोलते हैं डेंटिसिटी। अब इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेंटिसिटी क्या होती है। अभी तो मान लेते हैं डेंटिसिटी नंबर ऑफ डोनर साइट्स है। और डेंट वर्ड पता कहां से है? टीथ, इसको दांत कहते हैं ना, हर लिगेंड के दांत होते हैं, डेंटिसिटी होती है जिसके थ्रू वो मेटल से बॉन्डिंग करता है। तो कितनी डोनर साइट्स हैं उसके भी यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो सब ध्यान दीजिएगा। इसका पहला केस आता है यूनी और मोनोडेंटेड लाइगेंड। देखो ये इसका पहला केस है, यूनी और मोनोडेंटेड लाइगेंड। तब ध्यान देना, यूनी से क्या इंडिकेशन मिला? यूनी, यूनिटी, एक का इंडिकेशन। मोनो से भी एक का इंडिकेशन मिलता है, ध्यान देना। अब कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास ना एक ही डोनर साइट होती है। देखो जरा सब ध्यान देना, ये मैं कुछ लाइगेंड लिख रहा हूँ, इनके पास एक ही डोनर साइट है। अगर वाटर में किसी को पेड़ देना है तो कौन देगा? ऑक्सीजन, उसके पास एक डोनर साइट है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली Cl ही देगा, यहाँ पे ब्रोमीन देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, यहाँ नाइट्रोजन देगा। अगर आप इनको ध्यान से देखें, इन सबके पास एक एक डोनर साइट्स है, एक एक डोनर साइट्स। तो ये सब लाइगेंड क्या? यूनी और मोनोडेंटेड, इन्हें कहते हैं यूनी और मोनोडेंटेड, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेट्रा। ऐसे और भी लाइगेंड बहुत सारे हैं हमारे पास। एक कैटेगरी होती है बाई और डाइडेंटेड लाइगेंड, बाई और डाइडेंटेड लाइगेंड। बाई से क्या इंडिकेशन मिला? दो। डाई से भी दो का इंडिकेशन मिलता है। इनके पास दो दो डोनर साइट्स होती है, जैसे कि ऑक्सलेट, ऑक्सलेट इसे कहते हैं, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। देखो इसकी क्या स्पेशल बात है, ये दोनों ऑक्सीजन का यूज कर सकता है पेड़ देने के लिए। ये स्टम बाइडेंटेड लाइगेंड। ऐसी लाइगेंड है मेरे पास, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन। अभी के नाम भी लिखवा दूंगा, इथाइलिन डायमाइन। देखो इसके अंदर क्या स्पेशल है, इस एन के पास ही पेयर है, इसके पास ही पेयर है। देखो दोनों पेयर देने के लिए फ्री है, बाइडेंटेड लाइगेंड। एक ऐसे लाइगेंड होता है ग्लाइसिनेट कहते हैं उसे, ग्लाइसिनेट। थोड़ा अभी ना लर्न करने की ट्रिक भी सिखाते हैं, कैसे इनको याद करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कभी कोऑर्डिनेशन नहीं आएगी। देखो ये भी बाइडेंटेड लाइगेंड,
आया सबको समझ? जिसके पास एक डोनर साइट वो यूनी और मोनोडेंटेड लाइगेंड, जिसके पास दो डोनर साइट बाई और डाइडेंटेड लाइगेंड। वेरी सिंपल। तो एक बार आप कॉपी करना चाहते हैं कर लीजिए, एज यू लाइक। नोट कर लीजिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। अभी आपको इसकी और डेप्थ सिखाएंगे। इसी क्लासिफिकेशन में ना एक बहुत सारी डेप्थ आएगी। यूनी और मोनोडेंटेड लाइगेंड, बाई और डाइडेंटेड लाइगेंड। यूनी और मोनो से इंडिकेशन मिला उसके पास एक ही डोनर साइट है, एक ही डोनर साइट, वो एक साइट के थ्रू पेयर देगा, एक साइट के थ्रू। जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन पेयर देगा, क्लोराइड में Cl, ब्रोमाइड में Br ऑटोमेटिकली, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन पेयर देगा, अमोनिया में N पेयर देगी। और किसी के पास पेयर देने के लिए है भी नहीं। उनके पास दो दो डोनर साइट्स हैं, ये दोनों साइट का यूज कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल करने के लिए फ्री है। इनको बोलते हैं बाई और डाइडेंटेड लाइगेंड। अब थोड़ा सा आपको ना लर्न करने का ट्रिक सिखा दें, खासकर इनके नाम कैसे याद करेंगे आप ना, थोड़ा सा ये मेमोराइज करना आपको सिखा देते हैं। बाकी तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की? देखो कोई भी आपका टेस्ट वगैरह होता है ना, सभी संडे में कई लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह दी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से मर्जी पूछ सकते हैं। अब तो मेरे पास कॉलेज की लीव भी स्टार्ट हो गई, तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास डाउट्स के लिए क्लास ले लूंगा। थ्योरी तो अपनी जगह आप कर ही रहे हैं, इवन कोई आप में से ऑर्गेनिक कर रहा हो तो ऑर्गेनिक के भी डाउट ले सकता है। कीजिए, देखिए अब मेहनत करिए सब लोग, 4 ही महीने बचे बस आपके पास। और जो अपने आप थोड़ा सा शुरू करिए और पीछे का रिवीजन करना स्टार्ट करिए, टाइम आ गया रिवीजन करने का। अभी तो हमारा सिलेबस ऑर्गेनिक तो पूरी रहती ही है, चलो वो तो एक जैसा भी पार्ट है खत्म है, बस लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, उसके बाद तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। तो आप डाउट ला सकते हैं, मैं आपके ऑर्गेनिक के भी डाउट ले लूंगा, चाहे मैंने वो चैप्टर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, नो प्रॉब्लम। कीजिए बट मेहनत करिए सब लोग, मेहनत से ही देखो सिलेक्शन है, कोई तुक्का नहीं है, कोई रैंडम शॉट नहीं है, कोई लक फैक्टर नहीं कहते ना कि किस्मत में होगा तो होगा, ये सब गलत वर्ड्स है। मेहनत से होगा, आप मेहनत करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर है बिल्कुल। हो सकता है बोर्ड्स में एक बार को तुक्के से नंबर आ जाते हैं, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। कंपटीशन तो मेहनत करके निकलेगा और मेहनत करनी होगी आप, स्मार्ट स्टडी करिए। चलिए समय नोट कर लिया उम्मीद है। देखो थोड़ा सा ना देखो ट्रिक सीखे कैसे नाम याद करे जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ऐसे किसी ने पूछा इसका नेम बताओ, देखो इसका नेम कैसे हमें याद होगा। अब देखिए हम सब काफी टाइम से चीजें स्टडी कर ही रहे हैं, आपने कभी एकेडमिक से पढ़ा होगा, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। इसका कॉमन नेम इथाइलिन, आपके हिंदी मीडियम में कितनी आती है, आप एथिलीन कहते हैं इसको करना है। इथाइलिन कॉमन नेम है, तो उसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमाइड। देखो प्लानिंग से करना, दो अमाइन ग्रुप लग गए ना, तो इथाइलिन डायमाइड ये इसका पूरा नेम है। अच्छा पता है इस चैप्टर में ना एक ट्रेंड है चीजों को शॉर्टकट में लिखने का, हम शॉर्ट में इसको ईएन कहते हैं, ईएन। दैट्स इंटरेस्टिंग, इसका शॉर्टकट नाम है ईएन, पूरी बुक में आपको ईएन लिखा मिलेगा, कोई बार बार पूरा नाम नहीं लिखेगा, टाइम वेस्टेज है। ईएन ऐसे कह देते हैं। इसका नाम ऑक्जेलेट है, ये तो याद करना पड़ता है, ऑक्जेलिक एसिड से बना है ये। ऑक्जेलेट को हम शॉर्ट में ओएक्स कह देते हैं, चलता है, ये अलाउड है, ये सिस्टम में अलाउड है। आपको बुक्स में ओएक्स लिखा मिलेगा ऑटोमेटिकली, ऑक्जेलेट। एक और बात, अब ये कंपाउंड कौन है, देखो आप सब बायो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इजी है, कहीं पढ़ा हो आपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में, इसे ग्लाइसीन कहते हैं, ग्लाइसीन। इसका नाम ग्लाइसीन होता है, एक फेमस अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड, पढ़ा हो आप लोगों ने ग्लाइसीन। अब क्या हुआ, उन लोगों ने एच को ड्रॉप कर दिया वहां से, तो इसका नाम रखा ग्लाइसिनेट, इसे ग्लाइसिनेट कहते हैं। और हम शॉर्ट में ना GLY कह देते हैं, अब वो बुक्स में GLY लिखा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस में लाओ, आप भी यूज टू जाएंगे। जिसको शॉर्ट में GLY बोल दिया, उसको OX कह दिया, उसको EN कह दिया, तो ये पैटर्न सबको पता होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनी और मोनोडेंटेड लाइगेंड, बाई और डाइडेंटेड लाइगेंड, दैट शुड बी क्लियर। एक और देखो आपको चीज सिखाते हैं इसके बाद, देखो अगर सब अटेंशन में करना, देखो मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, देखो ये हमने एक लाइगेंड ले लिया, इसका नाम क्या है, अभी कहा था मैंने आपसे इथाइलिन डायमाइड। इसके दो मोलिक्यूल ले लो आप, इसके दो मोलिक्यूल लेके इसमें से ना अमोनिया को यहां से आउट कर दो, अमोनिया को निकाल दो, एक नया लाइगेंड बन के आएगा आपके पास। देखो एक नया लाइगेंड बन के आ गया आपके पास, ये भी एक लाइगेंड है। देखो इस लाइगेंड की एक स्पेशल बात होगी, ये NH2 है,
देखो इस लैगिंग की एक स्पेशल बात क्या होगी, यहां से भी पेड़ देने के लिए फ्री है, यहां से भी पेड़ देने के लिए फ्री है, और यहां से भी पेड़ देने के लिए फ्री है। ये लैगिंग कौन है? ट्राइडेंटेड। इसको ट्राइडेंटेड कहते हैं। इस टाइम इसके पास तीन डोनर साइड्स है, अगर आप ध्यान से देखें। ये ट्राइडेंटेड लैगिंग है। इसको पता है शॉर्ट में क्या कहते हैं? डाइईन। इसका शॉर्ट का नाम है डाइईन। ये नाम कहां से आया? डाई इथाइलिन डायामाइन। आपने दो मोलिक्यूल लिए ना इसके, आपने ईएन के दो मोलिक्यूल लिए और अमोनिया को वहां से आउट कर दिया, तो बन गया डाइईन। डाइईन, इसके पास तीन डोनर साइड है। समझ रहे हो आप? अच्छा, अगर मैं इसके तीन मोलिक्यूल ले लेता, एक, दो और एक तीन, यहां से भी अमोनिया निकालता, यहां से भी अमोनिया निकालता, उसके पास क्या होती? चार डोनर साइड्स होती। चार, एक बढ़ जाती। हाँ, वो टेट्राडेंटेड होता। देखो मैं एक आपको ट्रिक शेयर करूं। ईएन, ईएन, ये तो बाइडेंटेड है। ट्राइईन क्या है? ट्राइडेंटेड है। ट्राइईन क्या है? टेट्राडेंटेड है। देखो एक साइड बढ़ जाती है हमेशा। भाई यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ तो हम वन ही दो मानेंगे। ये मोनोईन है, मोनोईन। दो डोनर साइड से। ट्राई के पास तीन डोनर साइड है, ट्राई के पास चार है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको बुक्स में लिखा मिलेगा डाइन, ट्राइन, डरिएगा नहीं। एक डोनर साइड फालतू काउंट कर लीजिएगा। समझ रहे हो आप? देखो ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है, ये भी मिलता है, सब टेस्ट सीरीज में मिलती है प्रॉब्लम। कोई जेई मेंस वाला बैठा हो, जैसे यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल है, सबको पता है, वो आपसे पूछेंगे ये जो लाइगेंड है, ये कितने रिंग्स बनाता है? कितने रिंग? रिंग, तो रिंग गिन सकते हैं सब लोग। एक, दो, तीन, चार, पांच, देखो ये रिंग बना हुआ पूरा एक। बोलो ऐसी है, दो रिंग बन गए। ट्राइन वाला कितने करता? ये वाला टेट्राइन वाला। ट्राइन वाला एक फालतू बना देता, क्या डाई में दो ही बन रहे थे, ट्राई में तीन बनते, टेट्रा में चार ही बनते, रिंग उतने ही बनते। समझ रहे हो आप? तो इससे से ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काम आ जाती हैं इस तरह की चीजें ना, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और देखो आपको बताते हैं कुछ और भी ऐसे लाइगेंड्स हैं, इसको नोट करो, नोट कर लीजिए ऐसे। इसको लिख सकते हैं आप। इसमें जो रिंग्स बनते हैं, रिंग बेसिकली कम बनते हैं। इसमें एक रिंग बनता, इसमें रिंग जो बनते हैं दो बनते हैं, इसमें रिंग तीन बनते हैं। मतलब रिंग का लिंक इसी के साथ होता। देखो देखो, ये मैं एक जेई मेंस की ट्रिक शेयर कर रहा हूं आपसे। ये लाइगेंड बाइडेंटेड है, रिंग एक ही बनाता है। ये डाइडेंटेड है, ये वाला बेसिकली ट्राइडेंटेड है, रिंग दो बनाता है। ट्राइडेंट जो टेट्राडेंटेड है वो रिंग तीन बनाता है। तो वो समझ जाते हैं उससे कितने रिंग बन रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई मेंस में ऐसे प्रॉब्लम मिल जाती है। ये सब वही अप्लाई करके पता लगता है। एप्लीकेशंस करो, आप प्रॉब्लम लेकर आओ, अपने आप में तो अपने अंदर शार्पनेस आएगी। और इन चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं होता, एग्जैक्टली बोर्ड्स वाला होता है। तो सीबीएसई पास आउट है, उनको पता है एग्जैक्टली यही सिलेबस है उनका, यही बोर्ड्स के लिए करा था, यही यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा और डेप्थ स्टडी करने की नीड है, और कुछ नहीं है। देखो एक और आपको फेमस लाइगेंड सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइगेंड हो रहा है, उसका थोड़ा ऑर्गेनिक से लिंक है, उसकी बहुत नीड होती है। उसका एक बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स बनता है। डन, नोट करिए सब लोग बोलेंगे। तो डाइईन के अंदर स्पेशल है, इट इज ट्राइडेंटेड लाइगेंड, रिंग दो ही बनाएगा। ट्राइन वाला टेट्राडेंटेड है, और वो रिंग तीन ही बनाएगा, रिंग उतने ही बन जाते हैं। ठीक है। अब देखो एक बड़ा फेमस लैगेंड हो रहा था केमिस्ट्री के अंदर, तो अब करूं इसको। ओके, एक बड़ा फेमस लैगेंड है, उसका नाम होता है डीएमजी। उसको शॉर्ट में डीएमजी कहते हैं। डीएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। देखो उसको डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड बोलते हैं। ओके, दिस लैगेंड इज कॉल्ड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। अब देखो जरा सब रुक रहा, थोड़ा सा ऑर्गेनिक को समझना होगा हमें। देखो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड ये स्टडी करेंगे, इसको ना ग्लाइकोल कहते हैं, ग्लाइकोल। इसको शॉर्टकट में ग्लाइकोल कहते हैं, वैसे नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो ये कॉमन केमिस्ट्री होती है, लर्न करनी पड़ती है सबको। इसको ना ऑक्सीडाइज कर दो, तो आपको पता हो शायद 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो उसको बोलते हैं ग्लायोक्सल। क्या कहते हैं इसको? ग्लायोक्सल। इसे ग्लायोक्सल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो यहाँ से ना वाटर का लॉस हो जाता है। ये सब अगर मेरे को चांस मिला मैं करा दूंगा, आप टेंशन वाली। इसे कहते हैं ग्लाइऑक्साइन। इसे ग्लाइऑक्साइन कहते हैं। ये ग्लाइकोल का ऑक्साइन होता है, नेम इज कैप्टे ग्लाइऑक्साइन, वो मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन को ड्रॉप करके दो मिथाइल लगा दो। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइगेंड बन के आता है। इस लाइगेंड का नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। देखो मैं अभी आपको इसके बारे में एक स्पेशल बात शेयर करूंगी। देखो बच्चे, ये वो लाइगेंड है जो मुझे आपको सिखाना था, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। देखिए चाहे तो आप भी इसको भी नोट कर लीजिएगा, थोड़ा पहले समझ लें एक बार दोबारा से क्या केमिस्ट्री है इसकी। देखो मैंने खुद ऐसे मेमोराइज किया होगा। भाई हम सबको पता है इसका नाम ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल। ये ग्लाइऑक्सल है। अब ये रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में कराई जाएगी। इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है। क्यों होता है सब करा देंगे। और इनकी रिएक्शन से बनता है ग्लाइऑक्साइन, जिसे ग्लाइऑक्साइन बोलते हैं। ग्लाइकोल का ऑक्साइन है ना, ये फैमिली ऑक्साइन फैमिली होती है, तो बोलते हैं ग्लाइऑक्साइन। इसका नाम रखा हमने डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। हमने दो एच से ड्रॉप कर दिए हो गए। इसको डीएमजी कहते हैं, डीएमजी। एक बार ना इसको नोट कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे, आप प्लीज नोट करना इसके लिए। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करूंगा। क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। अभी देखो आपको इस लैगेंड के बारे में एक स्पेशल बात शेयर करते हैं। लैगेंड करता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये सर्किल मैंने हाईलाइट किया ना लास्ट में, ये है देखो लैगेंड। देखो इस लैगेंड के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में शेयर कर रहा हूँ। आपका लग रहा है ना, मे भी आपको नीट में इस बार मिल रहा है। 100% नीट में आपको मिले इससे। अब देखेंगे ना, टेस्ट सीरीज देखा अगर थोड़ा सा ना, फ्रेंड्स का पता लगता है। वो बैठा हो जेई एस्पिरेंट, उसके लिए तो पक्का आया पड़ा है। 100%। अब जेई में एग्जाम आ भी गया जनवरी में। और यहाँ पे जितनी ऑर्गेनिक होती है होती रहे, आप लोग खुद करना शुरू कर दो, सेल्फ करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्योंकि टाइमिंग का तो इशू है, लेकिन मई में तो एग्जाम ही है। वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग सिलेबस सिस्टम पूरा हो जाना चाहिए। वो थोड़ा सा होता है यहाँ का अपना सिस्टम अलग है। बट फिर भी आप लोग खुद थोड़ा सा करना शुरू करो, एनसीईआरटीज करो, प्रॉब्लम से कराओ। जहां तक मेरे को चांस मिला मैं कराऊंगा, अदरवाइज और के टीचर तो और ही आएंगे। चलिए होपफुली क्लियर, सभी नोट कर लिया। अब देखो आपको इस लैगिंड का मैं एक बेस्ट यूज करके दिखाता हूँ। आपने कहीं पढ़ा है इस लैगिंड के बारे में, कहीं कोई इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री सुनी है इसके बारे में? हाँ करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। इसका यूज लेबोरेटरी में निकल के टेस्ट नहीं होता है, यू राइट। नोट कर लिया सब लोगों ने। अब देखो आपको इस लैगिंड का एक बेस्ट यूज सिखाते हैं। आप इस लैगिंड को ना निकल आयन के साथ इंटरेक्ट करवाइए। निकल आयन, इसको निकल आयन के साथ इंटरेक्ट करा दो। बीएमजी मीडियम ना स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, हल्का सा बेसिक मीडियम। अभी रीजन दे दूंगा मैं आपको, ये स्लाइटली बेसिक ही क्यों होना चाहिए। पहली बात तो बेसिक क्यों होना चाहिए, और फिर ये हल्का सा बेसिक क्यों होना चाहिए। देखो इन दोनों की रिएक्शन से ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है, बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, अपने कलर के लिए बड़ा फेमस है। ऐसा कलर होता है रोजी रेड, जैसे रोज जैसा कलर होता है ना, इनफैक्ट इस तरह कलर होता है रोजी रेड, रोजी पिंक ऐसे कह देते हैं। इस नाम से ये फेमस है। ये वर्ड ही कॉम्पिटिशन में आता रहता है, रोजी पिंक कलर। अगर रोजी पिंक कलर कहीं मिल जाए ना, और कहीं केमिस्ट्री में है भी नहीं, अकेला सिंगल केस ही है केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। एक ब्रांच आएगी, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमको पढ़नी पड़ेगी ऑर्गेनिक के बाद, उसके अंदर ये आएगा। इसको अगर अभी से दिमाग में सेट कर देना, बहुत फायदा होगा। और देखो मैं आपको एक बात और शेयर कर दूं, अभी नोट मत करना। देखो देखो मैं आपको सिखाता हूँ स्लाइटली बेसिक मीडियम क्या कर रहा है। किसी के दिमाग में है तो उसका लॉजिक बना देते हैं। अब सब अटेंशन पे करना। अभी मैं आपको ये करा के आया कि इसका नाम डीएमजी है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, सुनते रहिए थोड़ा सा प्लीज। इसकी बॉन्डिंग निकिल आयन के साथ हो रही है, निकिल आयन। देखो मैंने मीडियम कैसा लिया, स्लाइटली बेसिक। देखो पहली बार स्लाइटली बेसिक मीडियम क्या करेगा, आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, आप फील करोगे बेस का काम क्या होता है। किसी कंपाउंड में से H+ को छीन के लाना। देखो बेस यहां से H+ छीन लेगा,
बेस यहां से H+, स्लाइटली हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें एक ही H+ निकालना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। मेरे को एक H+ को निकाला, ऐसी एक और लाइगेंड आएगा, उसके साथ भी एक कंडीशन होगी कि बेस क्या करेगा, एक H+ को पुल कर लेगा। देखो यहां पे भी यही केमिस्ट्री है, बेस क्या करेगा, एक H+ को पुल कर लेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस एक H+ को पुल कर लेगा। देखो अब इसके बाद क्या होगा, देखो जरा सब अटेंशन पे करना। एक मिनट, यहां से मैं एक H+ को निकाल रहा हूं। देखो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इसको पेयर डोनेट करेगा, ये इसको पेयर डोनेट करेगा और ये इसको पेयर डोनेट करेगा। ओके, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं ना ये सब करा भी दूंगा, आप टेंशन मत लो, ये बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको ना स्लाइटली बेसिक मीडियम का रीजन दे रहा था कि स्लाइटली बेसिक मीडियम कर क्या रहा है। उसका काम है कंपाउंड में से H+ को निकालना। हाँ, आप कह सकते हो स्लाइटली बेसिक क्यों लिया, ज्यादा बेसिक से दोनों H निकल जाते, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो पाती। देखो अब सुन लो, ये केमिस्ट्री का एक बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है। एक तो अपने कलर के लिए फेमस है, रोजी रेड रोजी पिंक। रोज सुबह जल्दी उठ के ना इन चीजों को ना रीड किया करो बार बार, जब इनको पढ़ोगे दिमाग में अपने आप सेट हो जाता है कि निकल आयन की DMG के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे रोजी रेड का कॉम्प्लेक्स बनता है। याद रखिएगा। एक और आपको इंटरेस्टिंग सिखाऊं, अभी चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप फील करोगे जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। ये भी रियलाइज करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आजकल के लेक्चर में आ जाएगा। बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के ना मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में कोई है नहीं। और एक बात और है, यहाँ पे एक फायदा और हुआ है, यहाँ पे क्या बनी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पता रिंग का साइज कैसा है, रिंग का साइज कैसा है, देखो आपको थोड़ा ऑर्गेनिक का नहीं पता ना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना हुआ है। अगर कहीं पे ऐसा रिंग बन जाए ना, तो वहां पे क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बहुत ट्रिमेंडस स्टेबिलिटी होती है। तो मतलब भी आपको रियलाइज नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है ये। पहली बात तो शेप होना स्क्वायर पिनर, और दूसरी बात, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना इंट्रामोलिकुलर और 6 मेंबर रिंग बनना। ये दोनों फैक्टर ना इसको इतना स्टेबल कर देते हैं, तो ये केमिस्ट्री का ना हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो खैर, इन बातों को आप एक बार हाईलाइट कर लो। कलर तो एटलीस्ट रट डालो, आप आज ही देखो, इन बैठे बैठे आपको याद हो जाए। ओके, कॉपी करना करिए फटाक। देखिए सब अगर 12th में किया होता तो कितना आसान होता, ये सब करना होगा, इनके बिना हम कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकल आयन प्लस GMG कॉम्प्लेक्स। और बैठा हो ना जेई एस्पिरेंट, उसका तो एग्जाम में आया बड़ा है क्वेश्चन, और आप भी उठाएंगे ना टेस्ट सीरीज, देखिए ये सब चीजें आ रही हैं टेस्ट सीरीज में। तो संडे में किसी ने टेस्ट दिया हो अभी, दिया? चलिए बातें नहीं, बताया करें, कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है, किसी में कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आती है, किसी में कुछ हुआ, तो डिस्कस करना चाहिए। बॉयज साइड से कोई टेस्ट दिया होगी सर रिसेंट? गलत तरीका है, क्या आने वाला है हमें पता तो लगे कम से कम। घर से निकलना पड़ेगा बॉयज, घर से बाहर ही तो रहते हैं। घर से बाहर का मतलब है कि जहाँ वहां जाओ जहां स्टडीज की बात हो रही है। घर बैठ के आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, कम से कम टेस्ट देने के लिए बाहर निकलिए। निकल आयन प्लस DMG, देखो बार बार बताया जा रहा है जिससे कि आपको याद हो जाए, इसलिए करा रहा हूं मैं ये। रोजी रेड कलर, रोजी रेड, रोजी पिंक, कैसे भी करके दिमाग में सेट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये केमिस्ट्री का हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, DsP2 उसका हाइब्रिडाइजेशन है, सब मैं फील करवा दूंगा। और 6 मेंबर रिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन 6 मेंबर रिंग। अगर कहीं पे इतने सारे रिंग बन जाए, और वो भी बिल्कुल सुटेबल साइज वाले, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का इंडिकेशन है। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, आप फील करोगे इन चीजों में। जैसे ऑर्गेनिक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, अब उसमें चलो एक पार्ट मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाला, बाकी जो सारा आपका बायो वही है। उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें RNA DNA, इन चीजों को अपना खुद निपटाइए ना, इनको अपने आप फिनिश कर डालिए, क्यों टीचर के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, पता नहीं कब तक होता रहेगा वो तो। और ऑर्गेनिक तो ऐसी होती है कि जो सीधा NCERT से आ रही
ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। 6 मेंबर्ड रिंग, आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6 मेंबर्ड रिंग है ये, द इंडिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। चलो बच्चे, कॉपी हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? अब कर दूं? एक ऐसे लाइगेंड और है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइगेंड है, दैट इज ईडीटीए। ईडीटीए सुना होगा आप लोगों ने, कभी बोर्ड्स के लिए किया होगा आपने, बहुत फेमस लाइगेंड है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो सबको रटा हुआ होना चाहिए, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अभी मैंने आपको इथाइलिन डायमाइन बना के दिखाया था, याद है इसका फॉर्मूला? यहाँ पे 2 NH2 लगते थे, जो NH2 का H होता है ना, वो एक्टिव H होता है, तो हम उसको हटा के ना वहां पे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। हमने NH2 का H को हटाया और वहां पे क्या लगा दिया? एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल लगा दिया। देखो इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। देखो इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ध्यान से देखो आप लोग। अब आप एक काम करिए, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दो, ये सब हटा दो। हाइड एसिड है ना, तो उसको H प्लस निकालने का राइट है। देखो ये सब निकल गया H प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, सबको पता है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए ध्यान से, ये क्या करेगा लाइगेंड, ये इस ऑक्सीजन को यूज करेगा एज अ डोनर साइट, इसको भी यूज करेगा एज अ डोनर साइट, नाइट्रोजन को यूज करेगा, इसको यूज करेगा, यहां से ऑक्सीजन फिर यूज करेगा, और यहां से ऑक्सीजन फिर यूज करेगा। पता है इसकी क्या स्पेशल बात है? इट इज हेक्साडेंटेड लाइगेंड। क्या कहते हैं इसको? हेक्साडेंटेड लाइगेंड, क्योंकि इसके पास 6 डोनर साइट्स हैं। कंपटीशन फेवरेट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडीटी है, एडीटी है, कंपटीशन फेवरेट होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। आप में से किसी को पता है एडीटी का यूज क्या होता है? वो आप में से बीएससी कर रहा है, MS कॉलेज से को बीएससी कर रहा है, वहां पे एक हम टाइट्रेशन करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो अभी लिखिएगा नहीं, एक टाइट्रेशन कराई जाती है बीएससी में। आप सीधा वो नीट में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, उसमें वाटर की हार्डनेस निकालनी होती है। सब सुन लें, अगर कहीं पता लगाना हो ना वाटर कितना हार्ड है, तो वाटर की टाइट्रेशन करते हैं एडीटीए के साथ। इसको दिमाग में सेट करिए, मैं जान को ये उसको रिलेट कर रहा हूं जिससे बातें याद रहे। एडीटीए का बेस्ट यूज है हार्डनेस ऑफ वाटर मालूम करने में। और एक बात और बताऊं, मैटर ऑफ चांस, किसी ने गलती से लेड खा लिया, लेड, लेड एक मेटल है, आपको पता है ये पॉइजनस मेटल है, किसी ने खाया तो डेथ हो जाएगी। अगर किसी ने गलती से खा लिया ना, तो उसकी बॉडी में ये डाल दो एडीटी, ये पता क्या करेगा? उस लैड को ना घेर लेगा। देखो आपके सामने कितनी बुरी तरीके से घेरा हुआ है ऐसे, ये लैड फ्री नहीं हो पाएगा, ये फ्री नहीं हो पाएगा। ये हमारी बॉडी में है लेकिन किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो वो पर्सन बच जाता है। इसलिए पता है इसे क्या बोलते हैं? एंटीडॉट फॉर लैड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं? एंटीडॉट। एंटी का मतलब अपोजिट, विरुद्ध, मतलब एक तरह से उसके लिए, उसके अगेंस्ट काम करना। एंटीडॉट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर किसी ने गलती से लेड खा लिया, तो जहर खा लिया, तो उसको बचाना है तो उसकी बॉडी में एडीटीए इंजेक्ट कर दो, उसकी बॉडी में एडीटीए डाल दो। ये एंटीडॉट है फॉर लेड पॉइजनिंग। ये दो इसके बेस्ट यूज है, बेस्ट यूज। इसको भी दिमाग में सेट करो। और साफ दिख रहा है लाइगेंड कैसा है? हेक्सा डेंटेड, हेक्सा डेंटेड। बोलो सबको आया समझ? नोट कर लीजिए इसे। हम्म।